वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5 लेक्चर है और आपको इस लेक्चर के अंदर भी मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू ऑर्गेनाइजेशंस। आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कुछ नए चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो बॉर्डर की लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। पिछली सदी के अंदर ही नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस सदी के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखा जाए तो बॉर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है बिजनेस के अंदर। उसके बाद फिर डाइवर्सिटी भी एक चैलेंज है। डाइवर्स वर्क फोर्स है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है। और टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से तेज़ी से एक चेंज आ रहा है और डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कभी कभी ये भी चैलेंज बन जाता है। और इसके अलावा एथिक्स, अखलाकियात के ऊपर भी जोर है आज की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो ग्लोबलाइजेशन, अब इसकी डिटेल देखते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, नए जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आ रहा है, नए नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जाहिर बात है उसकी जो फॉर्म्स है वो चेंज हो रही हैं। फ़ोन का इस्तेमाल भी हो रहा है और आज के दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कम्युनिकेशन के अंदर। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, ना फ़ोन था पहले के दौर में और इंटरनेट भी नहीं था। कंपटीशन भी बढ़ गया है और चेंज आ रहा है और मर्जर्स भी हो रहे हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, यानी कि साइज़ छोटा हो रहा है और स्ट्रेस में भी इजाफा हो रहा है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि स्ट्रेस में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नीड मोर सेंसिटिविटी टू कल्चरल डिफरेंसेस, ज़्यादा जो है वो सेंसिटिविटी की ज़रूरत है कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट जो कल्चर के लोग हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। सो कल्चरल सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, दूसरे कल्चर के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो भी दूसरे कल्चर के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं आपके कल्चर से, सो उनके बारे में अवेयरनेस होना और उनको एक्सेप्ट करने की जो है वो ज़रूरत आज के दौर में बहुत है। सो डाइवर्सिटी के अंदर इजाफा हो रहा है आज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स के अंदर फ़र्क पड़ रहा है, मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स के अंदर भी इजाफा हो रहा है और रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। एंड मोर वुमेन इन वर्कफोर्स एंड प्रोफेशंस, आज के दौर में वर्किंग वुमेन के अंदर काफ़ी जो है वो इजाफा हो रहा है और ये चीज़ पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी अब एक्सेप्ट की जा रही है कि वुमेन वर्कफोर्स की भी ज़रूरत है बिजनेस के अंदर। सो डाइवर्सिटी के एडवांटेजेस हैं, लेकिन फर्म को कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कल्चरल अवेयरनेस के ज़रिए, क्योंकि कल्चरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अब हमारा जो कल्चर है वो अलग कल्चर है और जो बाकी कंट्रीज़ का कल्चर है वो अलग है। इवन के एशियन कंट्रीज़ का भी कल्चर जो है वो पाकिस्तानी या जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उससे अलग है। सो डिफरेंट कल्चर की अवेयरनेस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। दूसरे कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि हम जिस तरह समझ रहे हो कि दूसरा कल्चर जो है वो उसके बारे में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हो सकता है ऐसा ना हो, तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है दूसरे कल्चर के बारे में। एंड फैमिली फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है उसको क्रिएट करने की, और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। ये नहीं कि पावर सिर्फ एक दो के हाथों में रहे। पहले के दौर में ये चीज़ थी कि पावर एक दो के हाथों में रहती थी और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी होता है, लेकिन आज के दौर में ज़रूरत है एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, यानी कि पावर जो है वो डिवाइड होने की ज़रूरत है। सो टेक्नोलॉजी का भी एक काफ़ी असर पड़ा है वर्क के ऊपर और जॉब्स के ऊपर, और उससे फ्लैटनिंग और डाउन साइजिंग हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। जो लेयर्स होती थी उसके अंदर कमी आती गई है। पहले बहुत ज़्यादा लेयर्स होती थी, यानी कि एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, इस तरह एक के नीचे कई सारे लोग काम कर रहे होते थे। तो उसकी जो लेयर्स हैं उसके अंदर कमी आती जा रही है और डाउन साइजिंग भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। और पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती जा रही हैं, यानी कि चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि पेपर लेस हो रही है, यानी कि पेपर का इस्तेमाल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो भी चीज़ देखनी होती है तो उसको स्क्रीन्स के ऊपर देख लिया जाता है, कंप्यूटर की या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर। सो ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स हाउ एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट, जिस तरह एम्प्लॉय इंटरेक्ट करते हैं उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। वर्चुअल टीम्स में लोग जो है वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे बैठे हुए होते हैं
और एक दूसरे से ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ जगह पे बैठ के वो काम भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट है और टेली कम्यूटिंग है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो आउटसाइड जो ऑफिस है उससे बाहर भी काम कर सकता है एम्प्लॉय। सो अफेक्ट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्फ़िगर्ड, इस चीज़ के ऊपर भी असर पड़ा है कि किस तरीके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेस हिरार्कल लेवल्स होते हैं। हिरार्की जो है इसके अंदर उसके जो लेवल्स हैं हिरार्की के वो बहुत कम है और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। पावर जो है वो ज़ाहिर बात है एक के हाथ में नहीं है और ये स्ट्रक्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है दूसरे स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में। अलाइंस होती है सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की। सो नाउ दी एथिक्स, एथिक्स क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ हैं जिसके ज़रिए पता चलता है कि कौन सा एक्शन जो है वो सही है या गलत है। सो एथिकल बिहेवियर, गुड एंड राइट इज अपोज टू बैड और रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। एथिक्स का मतलब ही यही है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। जो भी चीज़ सही होगी वो एथिकल कहलाई जाएगी, यानी कि अखलाकियत के मुताबिक होगी वो, और जो चीज़ गलत होगी वो अनएथिकल कहलाई जाएगी, यानी कि गैर अखलाकी। सो एथिकल डायलेमा अकर्स इन रिलेशनशिप विद, एथिकल डायलेमा जो है अकर करता है रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स, यानी कि सुपीरियर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, यानी कि उनके साथ एक्चुअली कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कौन सा बिहेवियर एथिकल्स है जो सुपीरियर्स के साथ होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर के लोग होते हैं उनको सुपीरियर्स कहा जाता है, और सबऑर्डिनेट जो नीचे के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको सबऑर्डिनेट, उनके साथ कैसा बिहेवियर एथिकल है ये देखा जाता है। और कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा बिहेवियर एथिकल है कस्टमर के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, सप्लायर्स के साथ एथिकल बिहेवियर और रेगुलेटर्स के साथ। तो इन सब के साथ जो एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन अब वो एथिकल बिहेवियर ज़ाहिर बात है वही होगा जो सही है, और जो गलत होगा ज़ाहिर बात है वो अनएथिकल होगा। सो नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन की एक अपना तो प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, अपना बिजनेस वो कर जो भी है अपना वो कारोबार करे, अपने कस्टमर की केयर करे, वो सब तो उसने करना ही है, लेकिन साथ में जो सोसाइटी है उसके बारे में भी उसने सोचना है। उसने एथिकल और मॉरल तरीके से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन ने, और सोसाइटी का जो एक ज़ाहिर बात है एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं सोसाइटी में वही करनी है। सो मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसको हाई प्रोडक्टिविटी के लिए काम करना चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी उसको हासिल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी तो मैनेजर इंक्रीज़ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन साथ में उसको सोशल रिस्पॉन्सिबल भी बनना है। ये नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी तो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो सोसाइटी है उसको नुकसान कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सो परफॉर्मेंस, वाई डू वी केयर, क्यों केयर करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन है एबिलिटी, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, ये तीनों चीज़ें होती हैं तो परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। तीनों जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा। अब एक शख्स के पास एबिलिटी तो है, काबिलियत ज़रूर है, उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही और उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो एबिलिटी के साथ उसको मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी से मुराद मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़, यानी कि दिमागी और जिस्मानी सलाहियतें जिनके ज़रिए टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जिन सलाहियतों के ज़रिए काम किया जाता है, तो उनको कहा जाता है एबिलिटी, चाहे वो मेंटल हो, दिमागी हो, या फिर फिजिकल हो, जिस्मानी हो। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से मुराद द कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटीज़, यानी मेंटल एक्टिविटीज़ करना, यानी कि दिमागी जो काम है वो करना। सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में कौन कौन सी एबिलिटीज़ शामिल होती है? इसमें नंबर एप्टीट्यूड शामिल है, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा होना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर देना, ये नंबर एप्टीट्यूड कहलाएगा। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये कि वर्ड्स को अच्छी तरह समझना है, जब कोई बात बोली जाए तो उसको वो अच्छी तरह समझ सके, इसको हम कहेंगे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे कोई बात की जाए तो वो काफ़ी जल्दी और अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनसे कोई बात की जाए तो वो बहुत मुश्किल से समझते हैं, तो वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। परसेप्चुअल स्पीड कैसी है, ज़्यादा है या कम है? एंड इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग में जो है वो एक कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के सेट से, और डिडक्टिव रीजनिंग में जो है वो कंक्लूजन निकाला जाता है जो कि बेस करता है प्रीमिसेस के ऊपर, जो कि जनरली अज्यूम किया जाता है कि वो ट्रू हैं,
एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू थिंक इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस में सोचने की एबिलिटी होना, और उसके अलावा मेमोरी एबिलिटी। सो फिजिकल एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू टास्क, फिजिकल से मुराद जिस्मानी जो एबिलिटी है। द कैपेसिटी टू डू टास्क, इसका मतलब ये कि ऐसे टास्क करने की कैपेसिटी होना जो डिमांड करती है स्टेमिना, स्टेमिना की डिमांड करती है। स्टेमिना से मुराद जितना ज़्यादा स्टेमिना होता है तो इंसान उतनी देर में जो है वो थकता है, जितना कम स्टेमिना होगा तो उतना जल्दी इंसान थक जाएगा। स्ट्रेंथ होना यानी कि मसल स्ट्रॉन्ग होना, एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिक फिजिकल एबिलिटीज़ में स्ट्रेंथ के फैक्टर्स आ गए, यानी कि मसल स्ट्रॉन्ग होना, दूसरे फैक्टर्स होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी होना, यानी कि एडजस्ट कर लेना चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। सो नाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस, the ability to understand individuals to act wisely in human relations, वो एबिलिटी जिसके ज़रिए अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल्स टू एक्ट वाइजली एक्ट करना इन ह्यूमन रिलेशंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इन 5 एरियाज, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि ये वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए मॉनिटर करता है कोई शख्स अपने इमोशंस और रिएक्शंस को, और मैनेजिंग इमोशंस यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, ख़ुद को मोटिवेट करना, एम्पैथी यानी कि हमदर्दी होना, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स को हैंडल करना। सो द जॉब फिट एबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद ये कि एक फ़िट होना एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन के दरमियान, जो पर्सन है उसकी एबिलिटीज़ के दरमियान और डिमांड ऑफ जॉब के दरमियान एक फ़िट होना। अब एक शख्स की जो एबिलिटीज़ है वो और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके अंदर जो फिट है वो होना, उसको हम कहते हैं द एबिलिटी जॉब फिट। सो व्हाई डू वी केयर, अब दोबारा ये आ गया है परफॉर्मेंस जो है वो है क्या, एबिलिटी, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी का फंक्शन है। सो लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग में क्या होता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर के अंदर, अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो लर्निंग का जो प्रोसेस है इसके ज़रिए एक्वायर करता है, जो भी लर्न कर रहा होता है वो एक्वायर करता है न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू नॉलेज, न्यू बिहेवियर, न्यू स्किल्स, न्यू वैल्यूज़, न्यू एटीट्यूड एंड न्यू प्रेफरेंसेस। सो लर्निंग थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरी है पहले, सोशल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द ऑपरेट कंडीशनिंग। सो क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है इसके मुताबिक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है कुछ स्टिमुलाई को डेट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलाई से मुराद वो फोर्सेस होती हैं जिनके रिस्पॉन्स में जो है वो कुछ करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में आप कुछ करते हैं, सो स्टिमुलाई कहलाई जाती हैं। सो इस थ्योरी के मुताबिक बिहेवियर जो है वो सीखा जाता है रेपिटेटिव एसोसिएशन से, इस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के दरमियान। अब इसमें एक तरह का एक प्रैक्टिकल किया गया था कि एक डॉग के आगे जो है वो खाना दिया जाता था उसको, तो जब उसको खाना दिया जाता था तो साथ में बेल भी बजाई जाती थी। तो होता क्या है कि डॉग के आगे जब खाना रखा जाता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। अब बेल जब बजाई जाती है खाने देने के साथ, तो हुआ यूँ कि खाना उसको ना भी दिया जाए और सिर्फ बेल ही बजा दी जाए तो उससे भी उसके मुंह से सलाइवा निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि खाना मौजूद है, हालांकि बेल से खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद है फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो है एक टाइप है एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस की, जिसके ज़रिए एक बिहेवियर की स्ट्रेंथ को मॉडिफाई किया जा सकता है रीइंफोर्समेंट के ज़रिए या फिर पनिशमेंट के ज़रिए। रीइंफोर्स करेंगे एक बिहेवियर को, अगर अच्छा उसको वो बिहेवियर अच्छा लगेगा कि मतलब जो एक बिहेवियर करवाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं करवाना चाहते जो बिहेवियर तो उसके लिए फिर पनिश भी किया जा सकता है। सो मेथड्स ऑफ शेपिंग बिहेवियर को किस तरीके से शेप किया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जाती है, नेगेटिव की जाती है रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव के अंदर जैसे उसको शाबाशी दी जाए, नेगेटिव में उसको मना किया जाए, पनिशमेंट भी दी जा सकती है और एक्सटिंक्शन भी। सो सोशल लर्निंग, अब सोशल लर्निंग के मुताबिक लोग जो है वो लर्न करते हैं किस तरीके से, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी और डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए भी लोग जो है वो लर्न करते हैं, यानी कि वो सीखते हैं।
यानी कि नया बिहेवियर जो है वो सीखा जा सकता है दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए और दूसरों को इमिटेट करते हुए, दूसरों को कॉपी करते हुए। जब दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और दूसरे लोगों को कॉपी करेंगे तो उससे नया बिहेवियर इंसान सीख सकता है। सो शेपिंग बिहेवियर जो एक मैनेजरियल टूल है ये। सो ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस, वेल पे वर्सेस सिक पे। सिक पे का मतलब ये होता है कि पे किया जाता है जब एक और एम्प्लॉय जो है वो लीव पे होता है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। और डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाए ताकि उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जब ट्रेनिंग होती है तो उससे वो सीखता है और आगे बढ़ता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। एंटी मेंटोरिंग प्रोग्राम, कोचिंग की जाती है मेंटोरिंग के ज़रिए। एंटी सेल्फ मैनेजमेंट, और ख़ुद को मैनेज करना भी आना चाहिए। ज़ाहिर बात है ना, जब इंसान दूसरों को मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ख़ुद को भी मैनेज उसे करना आना चाहिए। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस स्लाइड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।